हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पेस आईआईटी एंड मेडिकल। मेरा नाम रविराज है और मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। मैं फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाता हूं। तो सबसे पहले हम लोग देख लें कि हमारे सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। तो ये जो चीज़ लिखा हुआ है ये सब हमारे सिलेबस में पढ़ना है। ये आपको ये सब जो टॉपिक्स है ये फिजिकल केमिस्ट्री क्लास 11th का टॉपिक है। ये जो है फिजिकल केमिस्ट्री 12th, ये आपको इनऑर्गेनिक का टॉपिक है जो हम 2 साल में कवर करने वाले हैं। 11th एंड 12th मिला के इनऑर्गेनिक। अब इसमें जो 11th में आपको कवर करना है ये 11th हो गया, ये 11th में कवर करेंगे। ये हाइड्रोजन 11th का टॉपिक है, एस ब्लॉक 11th का टॉपिक है, और बाकी जो है ये हम लोग 12th वाले पार्ट में कवर करेंगे, है ना। तो ये रहा आपका 12th क्लास का इनऑर्गेनिक का ये टॉपिक रहा। ये 11th क्लास में इनऑर्गेनिक में हम लोग ये कवर करेंगे। ये आपका 11th का फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, ये 12th का फिजिकल केमिस्ट्री हो गया। तो ये जो पार्ट है ये फिजिकल इनऑर्गेनिक का हम लोग के सिलेबस में है। तो बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री वही जो अभी तक आप केमिस्ट्री में पढ़ते आए हैं, 8th 9th और 10th में जो आपको पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले मूल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बहुत हम लोग बेसिक्स की ओर जाएंगे और देखेंगे। जस्ट हम आपको एक चाहते हैं कि हम आपको रिवीजन करा दें। तो सबसे पहले मैटर क्या है? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। जिसके पास कुछ ना कुछ मास है और जो कुछ डेफिनिट स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको हम लोग मैटर बोलते हैं। मैटर को दो तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में सॉलिड, लिक्विड और गैस आएगा, है ना। दीज आर फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, ये हम लोग जानते हैं। केमिकल क्लासिफिकेशन प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस कैन further be classified as elements and compound। अब प्योर सब्सटेंस में ये क्या हो गया, आपको एलिमेंट भी मिलेगा, ये भी प्योर सब्सटेंस है, ये भी प्योर सब्सटेंस है। यहाँ पे हम लोग एग्जांपल भी देख सकते हैं। तो प्योर सब्सटेंस को फर्दर हम लोग दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। एलिमेंट जैसे ये हो गया H2O2 P4 Na Mg etc। कंपाउंड्स जिसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं, है ना। यहाँ पे एक ही तरीके के एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन का ही एलिमेंट है, लेकिन इसमें आपको हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है। तो ये कंपाउंड हो गया, ये एलिमेंट हो गया। मिक्सचर को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब देखिए, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सॉलिड्स के पास डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम होता है, लिक्विड्स के पास डेफिनिट वॉल्यूम तो होता है लेकिन डेफिनिट शेप नहीं होता है। लिक्विड्स क्या करता है, कंटेनर का ही शेप ऑक्यूपाई कर लेता है, ये हम लोग जानते हैं। लिक्विड में फ्लो होने का भी एबिलिटी होता है। गैसेस के पास डेफिनिट शेप भी नहीं होता है, डेफिनिट वॉल्यूम भी नहीं होता है। अब इसमें क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसमें नेग्लेजिबल होता है, और लिक्विड्स के केस में इन दोनों के बीच में होता है।
तो हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? मटेरियल कंटेनिंग वन टाइप ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। उसमें सिर्फ एक ही तरीके के सब्सटेंसेस होते हैं। एग्जाम्पल ये सब हो गया, H2O, CO2, H2, O2, Na, Mg, ये सब क्या है? ये सब प्योर सब्सटेंसेस है ना। अब जैसे H2O है, CO2 है, H2O2, तो इसमें आप देख रहे हैं कि एलिमेंट और कंपाउंड दोनों है। तो वही बताए थे कि प्योर सब्सटेंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट एज वेल एज कंपाउंड। तो प्योर सब्सटेंस को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो एलिमेंट क्या हो गया? एलिमेंट वैसा प्योर सब्सटेंस जिसमें सिर्फ एक ही टाइप के एलिमेंट होते हैं, जैसे H2O2, P4, सोडियम। तो यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन का ही एलिमेंट है, यहाँ सिर्फ ऑक्सीजन का ही है, यहाँ सिर्फ फास्फोरस का है, ये सोडियम है, तो ये एलिमेंट हो गया। कंपाउंड वैसा प्योर सब्सटेंस है जिसमें एक से ज्यादा तरीके के एटम्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये H2O है, तो इसमें हाइड्रोजन का भी एटम प्रेजेंट है, ऑक्सीजन का भी एटम प्रेजेंट है। CO2 कार्बन का भी एटम प्रेजेंट है और ऑक्सीजन का भी एटम प्रेजेंट है। अब देखते हैं मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर मटेरियल कंटेनिंग मोर देन वन टाइप ऑफ सब्सटेंस आर नोन एज मिक्सचर। देखिए प्योर सब्सटेंस में सिर्फ एक तरीके का ही सब्सटेंस पाया जाता है। जैसे H2O है तो वो सिर्फ और सिर्फ वाटर होगा, CO2 है तो सिर्फ CO2 होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे मिक्सचर होगा। नाम से ही पता चल रहा है। तो मटेरियल कंटेनिंग मोर देन वन टाइप ऑफ सब्सटेंस, यहाँ पे एक से ज्यादा सब्सटेंस होगा, यहाँ पे एक तरीके का सब्सटेंस होगा। मिक्सचर को हम लोग फर्दर क्लासिफाई करते हैं होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं? देखिए क्या लिखा हुआ है, कंपोनेंट्स आर कंप्लीटली मिक्स्ड विथ ईच अदर। कंपोनेंट्स आर कंप्लीटली मिक्स्ड विथ ईच अदर एंड इट्स कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म। होमोजीनियस मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो भी मिक्सचर में कंपोनेंट होते हैं, वो एक दूसरे में थोरूली इंटरमिक्स हो जाते हैं, है ना। कोई सिंपल मेथड से आप होमोजीनियस मिक्सचर को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया सॉल्ट एडेड टू वाटर। अब इसके लिए कोई सिंपल मेथड नहीं है जिससे आप सॉल्ट और वाटर को अलग कर सकते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर में जो सब्सटेंस है, सॉरी हेट्रोजीनियस मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स हैं वो थोरूली मिक्स्ड नहीं होते हैं। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर आर प्रेजेंट इन मोर देन वन फेज। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, इसमें सब्सटेंस एक से ज्यादा फेज में। अब ये कुछ आपको SI यूनिट्स ध्यान में रखना है, इन सब का यूज आता है। तो हालांकि ये सब बहुत ही कॉमन है, ये हम लोग जानते हैं। लेंथ का मीटर हो गया, मास का केजी हो गया, टाइम का सेकंड हो गया, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, टेम्परेचर केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग SI यूनिट मोल में बताते हैं। मोल हम लोग बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मोल गिवन मास अपॉन मोलर या मॉलिक्यूलर मास होता है। ये सब आपको डिराइव्ड यूनिट हो गया। एरिया तो एरिया हम लोग जानते हैं, ये मीटर स्क्वायर होगा। वॉल्यूम का मीटर क्यूब होगा। डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास का केजी हो गया, वॉल्यूम मीटर क्यूब, तो केजी पर मीटर क्यूब हो गया। एक्सेलरेशन पता है आपको, स्पीड पर यूनिट टाइम, तो मीटर
सेकेंड इनवर्स डिवाइडेड बाई सेकेंड, तो मीटर स्क्वायर टू द पावर -2, सॉरी मीटर सेकेंड टू द पावर -2, स्पीड डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, तो डिस्टेंस मीटर हो गया, टाइम सेकेंड हो गया, मीटर सेकेंड टू द पावर -1 हो गया, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास का हो गया केजी, एक्सेलरेशन का हो गया मीटर सेकेंड टू द पावर -2, इसको हम लोग न्यूटन लिखते हैं, आप जानते हैं। प्रेशर, गैसियस स्टेट में प्रेशर का बहुत यूज आने वाला है, फोर्स वगैरह भी हम लोग यूज करेंगे, है ना, तो इसलिए हम ये सब भी टर्म्स आपको लिख दिए हैं। हालांकि ये आपको फिजिक्स में ज़्यादा मिलेगा, बट यूजेज है, तो इसलिए हम लोग बेसिक्स में ये सब चीज़ भी कवर कर ले रहे हैं। तो प्रेशर हो गया फोर्स पर यूनिट एरिया, तो ये पास्कल हो गया। वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो ये आपका फोर्स हो गया, और डिस्प्लेसमेंट ये तो क्या है, लेंथ ही है ना, तो लेंथ के लिए मीटर आ गया, तो इसको हम लोग ये आ जाएगा केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड टू द पावर -2, और ये जूल होता है। तो एटम, एटम आप लोग जानते ही होंगे और पढ़े भी हैं। एटम इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर दैट कंस्टिट्यूट्स अ केमिकल एलिमेंट। अब जैसे कोई भी एटम है, जैसे ये एक एलिमेंट है X, यहाँ पे नीचे हम लोग जानते हैं कि एटॉमिक नंबर लिखा हुआ रहता है, और इसके ऊपर ये मास नंबर होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के भी बराबर होता है, लेकिन कब, जब वो एटम क्या होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। जब भी न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन बराबर होगा, और जब आयंस के फॉर्म में है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर नहीं होता है। तो इसलिए जनरली हम लोग डेफिनेशन में एटॉमिक नंबर को क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मास नंबर इज नंबर ऑफ सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम लोग कैसे निकालते हैं, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर A माइनस जेड। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि सोडियम है 1123, हालांकि ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं, ये सब आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 11 हो जाएगा, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 23 माइनस 11 विच इज 12। अब जैसे Ca2+ है, Ca2+, तो यहाँ पे आप जानते हैं कि एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है, एटॉमिक नंबर 20 एंड मास नंबर 40। देखिए आपको, आप 11th क्लास में आ चुके हैं, आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको एटॉमिक नंबर और मास नंबर काफ़ी अच्छी तरीके से याद होगा, और नहीं याद है तो आप उसको ज़रूर याद कर लेंगे। तो इसका एटॉमिक नंबर 20 है, मास नंबर 40 है। तो देखिए इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना हो जाएगा, 20, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, तो 20। अब यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया गया है, रिमूव किया गया है। प्लस होने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किया गया है, और अगर निगेटिव चार्ज यहाँ पे आता है तो इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स ऐड किया गया है। तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन रिमूव किया गया है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हम लोग माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 18। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो हमेशा क्या होगा, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो मास नंबर 40 है और एटॉमिक नंबर 20 है, तो ये 20 हो जाएगा। तो इसमें आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करना है। Cl माइनस Mg2+, CO2, CO3 2 माइनस एंड
SO4 2 माइनस। हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट जरूर करेंगे। फिर से बोल रहे हैं, आप अभी वीडियो पॉज करेंगे, उसके बाद अटेम्प्ट करेंगे, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे। तो हम अभी सॉल्व कर रहे हैं इसको। Cl माइनस, ये मान लीजिए कि हम 1735 वाला आइसोटोप लिए हैं। हम लोग देखेंगे आइसोटोप्स क्या होता है। तो यहाँ पे Cl माइनस है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो एटॉमिक नंबर के बराबर ही होगा, 17 हो गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17 प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, तो 17 प्लस 1 18 हो जाएगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना हो जाएगा, 35 माइनस 17 विच इज इक्वल टू 18। अब Mg2 प्लस में देखिए, तो Mg2 प्लस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना हो जाएगा। सबसे पहले इसका एटॉमिक नंबर हो गया 12, मास नंबर हो गया 24, ये आपको आना चाहिए। नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया 12, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया 12 माइनस 2 क्यों, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकल गया, तो 10 हो गया। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना हो जाएगा, 24 माइनस 12 विच इज इक्वल टू 12। अब CO2 में देखिए, तो CO2 में क्या है, कार्बन 612, इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, और ऑक्सीजन हो गया आपको एटॉमिक नंबर 8 और मास नंबर 16। तो इसमें हम लोग को जोड़ना पड़ेगा, एक इसमें कार्बन का एटम है और 2 ऑक्सीजन का एटम है। तो लिखते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना हो गया, एक कार्बन है तो 6 प्लस 2 ऑक्सीजन है तो 8 इंटू 2, तो कितना हो गया 16 और 6 22 हो गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अब ये तो न्यूट्रल है, तो जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होगा, तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं यही 6 प्लस 8 इंटू 2, तो ये 22 हो गया। अब देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 6 का डिफरेंस है, प्लस यहाँ पे देखिए डिफरेंस कितना है, 8 का डिफरेंस है, तो 8 इंटू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका मतलब कि ये भी कितना हो गया 22 हो गया। अब फोर्थ वाला हम लोग देखते हैं, फोर्थ वाला देखिए CO3 2 माइनस, तो सबसे पहले इसमें भी कार्बन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो बताइए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन, कार्बन के पास कितना प्रोटॉन, तो 6 प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन के पास कितना, तो 8, तो 8 इंटू यहाँ पे 3 करना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन का यहाँ पे 3 एटम है, तो कितना हो गया 24 प्लस 6 30 हो गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखिए, इसमें क्या हुआ है कि 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है ना, पूरे पे चार्ज -2 होने का मतलब कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, इसके पास देखिए 6 प्लस यहाँ पे 8 इंटू 3 प्लस यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए हैं, तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखिए, तो कार्बन हो गया 6 12, ऑक्सीजन 8 और मास नंबर इसका 16, तो यहाँ डिफरेंस देखिए कितने का है, 6 का डिफरेंस है, प्लस यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 8 का डिफरेंस है, तो 8 इंटू क्या लिखना पड़ेगा 3 लिखना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन का 3 एटम है, तो ये कितना हो गया 6 प्लस 24 विच इज इक्वल टू 30। इसमें प्रोटॉन 30 हो गया, इलेक्ट्रॉन 32 हो गया और न्यूट्रॉन 30 हो गया। तो आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालने आना चाहिए। फिफ्थ वाला देखते हैं, देखिए SO4 2 माइनस, तो सल्फर में यहाँ पे देखिए एटॉमिक नंबर 16, मास नंबर 32,
ऑक्सीजन तो 8 और 16। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालना है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे कितना हो गया, 16 हो गया। 16 प्लस यहाँ पे हो गया 8, तो 8 इंटू 4 करना पड़ेगा। तो ये कितना आ गया, 16 प्लस 32, तो ये हो गया 8 और 4। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना आ गया, 48 आ गया। देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हुआ है, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड किया गया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 48 प्लस 2 50 हो जाएगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, यहाँ पे डिफरेंस 16 का है, प्लस यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 8 का है। तो 8 इंटू कितना लिखेंगे, 4, तो ये कितना हो गया, 16 प्लस 32 विच इज इक्वल टू 48। देखते हैं आइसोस्पेसीज। 6 तरीके के आइसोस्पेसीज होते हैं इसमें। देखिए फर्स्ट है आइसोटोप्स, सेकंड है आइसोबार्स, और थर्ड है आइसोटोन्स। देखिए आइसोटोप्स क्या होता है, स्पेसीज हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। यहाँ पे आप देख सकते हैं एटॉमिक नंबर तो सेम है बट मास नंबर क्या है, डिफरेंट है। यहाँ देखिए हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, यहाँ पे एटॉमिक नंबर सब सेम है, मास नंबर अलग अलग है। आइसोबार्स स्पेसीज हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। एटॉमिक नंबर अलग अलग है और मास नंबर क्या है, सेम है। यहाँ पे भी देखिए एटॉमिक नंबर डिफरेंट है और मास नंबर यहाँ पे सेम है। आइसोटोन्स में स्पेसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट प्रोटॉन्स। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना हो जाएगा, 39 माइनस 19, तो कितना हो गया, 20 हो गया। 20 न्यूट्रॉन्स। यहाँ भी आप देखेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना हो गया, 40 माइनस 20। इनमें भी आप देख सकते हैं, तो ये दोनों स्पेसीज आइसोटोन्स हुए। यहाँ भी कितना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 20 है, यहाँ भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना है, 20। तो फोर्थ है आइसोडाइफर्स। आइसोडाइफर्स क्या होते हैं, स्पेसीज हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यानी कि एटॉमिक नंबर मास नंबर दोनों अलग अलग होगा बट द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इज सेम। क्या सेम होगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो डिफरेंस है अगर सेम है तो वो आइसोडाइफर्स है। जैसे आप यहाँ पे देखिए एटॉमिक नंबर 90 हो गया, मास नंबर 234 हो गया। तो सबसे पहले न्यूट्रॉन निकालिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसका डिफरेंस होगा 234 माइनस 90 विच इज इक्वल टू 144। ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सब निकाल लिए और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 40 है, तो न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का डिफरेंस 54 आ गया। अब यहाँ पे देखिए यूरेनियम में सबसे पहले हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल लिए 146, ये डिफरेंस, और प्रोटॉन यहाँ पे 92 है, तो डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन कितना आ गया, 54। तो दोनों जगह डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन सेम आ गया, तो थोरियम और यूरेनियम एक दूसरे क्या हो गए, आइसोडाइफर्स हो गए। आइसोस्टर्स क्या होता है, दीज आर एटम्स, मॉलिक्यूल और आयंस ऑफ सिमिलर साइज। देखिए क्या क्या कंडीशन है, एक तो साइज सिमिलर होना चाहिए, ऑलमोस्ट सिमिलर साइज होना चाहिए, कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ एटम्स, एटम भी सेम होना चाहिए। पहला कंडीशन ये हो गया, दूसरा कंडीशन ये हो गया,
एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलर साइज होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ एटम्स होना चाहिए और वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए। उनको हम लोग आइसोस्टर्स बोलते हैं। जैसे देखिए इसमें क्या है, O2 माइनस, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो टोटल -2 आया है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो 10 हो जाएगा। तो अब देखिए अगर हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे लिखते हैं, 2 और 8 लिखेंगे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें कितना हो गया, 8 हो गया। यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर 9, तो 9 और 1 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा है तो 1 हो गया, तो 10 हो गया। तो आप इसका भी कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ही लिखेंगे, 2 और 8। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें भी 8, इसमें भी 8। इसका कॉन्फ़िगरेशन हम लोग जानते हैं, एटॉमिक नंबर 10, तो 2 और 8 हो गया। इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो गया। Na प्लस एटॉमिक नंबर तो 11 होता है, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें 10 हो गया। तो इसका भी कॉन्फ़िगरेशन 2 और 8 हो गया। वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ भी इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10 ही है। यहाँ भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 ही है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 13, तो 13 माइनस 3, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10। तो यहाँ भी कॉन्फ़िगरेशन 2 और 8, यहाँ भी कॉन्फ़िगरेशन 2 और 8। अब आप यहाँ पे समझिए, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सब में 8-8 हो गया। सब में एक एक एटम ही आपको दिख रहा है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। सिमिलर साइज, अभी आप इसमें मान के चलिए कि इनका साइज सिमिलर है। हालांकि ये जो चीज़ है हम लोग पीरियोडिक टेबल में काफ़ी डिटेल में पढ़ते हैं। हम लोग उसमें जब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो साइज को काफ़ी, उस समय आपका साइज क्लियर हो जाएगा काफ़ी हद तक। एक बड़ा टॉपिक है तो उसको अभी हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। आप ये मान के चलिए कि इनका साइज जो है सेम है। हम लोग जेड इफेक्टिव पढ़ेंगे, वहाँ से हम लोग समझ जाएंगे कि इनका साइज जो होता है वो सेम है। तो लास्ट आइसो स्पेसीज क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। देखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक आपको एकदम ध्यान रखना है, ये आगे काफ़ी यूज आता है ना। अभी तक जो भी हम लोग देखे इसमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आगे यूज आएगा। तो इसमें कुछ नहीं, बहुत आसान सा चीज़ है। स्पेसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होंगे उन स्पेसीज को हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे। जैसे इसमें इसका एटॉमिक नंबर 11 है और 1 प्लस हो गया -1, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ भी आप देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 12, और यहाँ पे -2, यहाँ भी 10 इलेक्ट्रॉन है। तो Na प्लस एंड Mg2 प्लस आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। यहाँ देखिए इसमें ज़रा देखें तो N2 नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन के पास 7 हो गया, ऑक्सीजन के पास कितना हो गया, 8 हो गया, और प्लस चार्ज आया हुआ +1, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो ये भी कितना हो गया, 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी हो गया। ये देखिए CO यहाँ पर भी कार्बन के पास 6 और ऑक्सीजन के पास 8, तो यहाँ भी 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। तो ये तीनों भी क्या है, आइसो स्पेसीज का। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, ये आप लोग जानते ही होंगे। मास ऑफ एन एटम इज एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट। किसी भी एटम का मास हम लोग एटॉमिक मास यूनिट में ही एक्सप्रेस करते हैं। AMU लिखिए या U लिखिए, एक ही चीज़ है। U मतलब यूनिफाइड मास, वही चीज़ होता है। एटॉमिक मास किसको बोलते हैं, मास ऑफ वन एटम। एक एटम के मास को हम लोग एटॉमिक मास बोलते हैं। उसी तरह से मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास को हम लोग किसमें एक्सप्रेस करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, दैट इज AMU, और U भी आप लिख सकते हैं।
डेफिनेशन क्या होता है ये भी आप जानते होंगे, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 आइसोटोप। 1 AMU का मास किसके बराबर होगा? सबसे पहले आप कार्बन 12 आइसोटोप ले लीजिए, उसका 1/12 पार्ट जो होगा मास का, उसी को हम लोग, उतने ही मास को हम लोग 1 एटॉमिक मास यूनिट बोलेंगे। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 आइसोटोप। अब आप देखिए कार्बन 12 आइसोटोप जो है, अगर हम लोग इसको लिखें, इसका मतलब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है। हम लोग ये भी जानते हैं क्या, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10 to the power minus 31 kg, which is equal to 9.1 into 10 to the power minus 28 gram. Mass of proton is 1.672 into 10 to the power minus 24 gram, and mass of neutron equals 1.674 into 10 to the power minus 24 gram. अब यहां से देखिए मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन तो रफली इक्वल है, यहां से आप देख सकते हैं। और ये जो दोनों मास है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास, ये इलेक्ट्रॉन के मास से बहुत ज्यादा है। आप देख सकते हैं ये 10 to the power minus 28 के ऑर्डर का है और ये 10 to the power minus 24 के ऑर्डर का है। हालांकि ये वाला नंबर थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है इलेक्ट्रॉन के मास से बहुत ज्यादा होता है। एक चीज तो ये। अब इसका मतलब यहाँ पे ये देखिए, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम में 6 इलेक्ट्रॉन होगा, 6 प्रोटॉन होगा और 6 न्यूट्रॉन होगा। इसका मतलब 6 into मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 6 into मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस 6 into मास ऑफ न्यूट्रॉन। अब यहां से ये देखिए मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन तो रफली इक्वल है। इस वैल्यू को इसके आगे हम लोग इग्नोर कर सकते हैं क्या, क्योंकि अभी अभी हम लोग देखे कि मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से बहुत ज्यादा है। तो दिस वैल्यू कैन बी इग्नोर, इनके सामने इग्नोर किया जा सकता है। और ये चीज भी है कि मास ऑफ प्रोटॉन इज रफली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो इसको हम लोग आगे बढ़ा के ऐसा लिख सकते हैं क्या, इज रफली इक्वल टू 1/12 इंटू 12 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। इन दोनों को हम जोड़ दिए और दोनों का मास बराबर है, तो रफली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन हो गया। एंड दिस इज रफली इक्वल टू 1/12 इंटू 12 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन भी लिखा जा सकता है। अब देखिए इसका मतलब है इज रफली इक्वल टू 1 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन इज रफली इक्वल टू 1 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये एक वैल्यू 1.672 है और यहाँ पे वैल्यू क्या है 1.674। तो पॉइंट के बाद थर्ड नंबर पे डिफरेंस है। तो एक ऐसा वैल्यू लिया गया जो दोनों को ही सेटिस्फाई करे। तो इसके पीछे वाले पे जाके अगर हम लोग इसको 6 कर दें तो ये दोनों ही नंबर को सेटिस्फाई कर देगा। इसका मतलब कि 1 AMU इज इक्वल टू, हम क्या बोलना चाहते हैं,
1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम अगर लिया जाता है, अगर ये वैल्यू हम लोग लेते हैं 1.66 इंटू 10⁻⁻24, तो ये इसके भी बराबर रहेगा, रफली इक्वल रहेगा मास ऑफ प्रोटॉन के भी और रफली इक्वल रहेगा मास ऑफ न्यूट्रॉन के भी। तो इसीलिए 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये चीज आपको याद रखना है, ये प्रूफ आपसे कोई नहीं पूछेगा, ये बस हम ऐसे ही आपको बता दिए कि कैसे ऐसा आता है, लेकिन इसका कोई यूज नहीं है। ये चीज आपको याद रखना है, ये बहुत काम का चीज है, आप इसको यूज भी किए होंगे, है ना। तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट